नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं और वह जाने सकी। यह एकांकी का नाम है और इसके एकांकीकार हैं, लेखक है विष्णु प्रभाकर। एकांकी लेखन के क्षेत्र में विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक और पारिवारिक एकांकियों का लेखन ज्यादा किया है। साथ ही समाज की जो समस्याएं हैं उनको नैतिकता के स्तर पर बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इन्होंने मनोवैज्ञानिक एकांकियों का भी बहुत सुंदर लेखन किया है। इनकी एकांकियां समाज को एक ऐसा संदेश देती हुई नजर आती हैं जिसमें समरसता है। साथ ही व्यक्ति के स्वयं विवेक के जो विचार हैं वो भी इनके एकांकियों में प्रस्तुत होते हैं। इस आधार को प्रस्तुत करती हुई इनकी एकांकी है और वह जाने सकी। यह सकी अर्थात यह जो एकांकी है आधारित है किस पर? स्त्री के एक चरित्र पर। उसके मनोभावों में चलने वाली जो उथल पुथल है, मन में चलने वाली जो संघर्ष की भावना है, उसको यहां बहुत ही अच्छे प्रकार से घटना के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो एक एकांकी है यह घटना प्रधान एकांकी है। और यहां पात्रों के बारे में हम विचार कर लेते हैं। पात्र में है शैलेंद्र है जो प्रसिद्ध एक लेखक है, शारदा इनकी पत्नी है, शरद इनका पुत्र है, शशि इनकी पड़ोसन है, शीला शैलेंद्र की प्रशंसक महिला है, युवती है, और श्रीधर जो है इनका पारिवारिक मित्र है। यहां जो कहानी शुरू होती है वह शुरू होती है कि जो शैलेंद्र है वो लेखक है, प्रतिष्ठित है, शहर में उसे सब जानते हैं और वह बहुत ही चर्चित नाम है। लेकिन उसकी जो पत्नी है शारदा वह एक ऐसे स्वभाव की महिला है, ऐसे उसका मन इस प्रकार का है कि वह लेखक से कुछ और भी चाहती है, वह शैलेंद्र से कुछ और भी प्राप्त करना चाहती है। शैलेंद्र जो है वह अपनी कला में, अपने कवि जीवन में इतना डूबा हुआ है कि वह अपने गृहस्थ जीवन से बहुत दूर जा चुका है। अर्थात गृहस्थ जीवन में आने वाली समस्याओं से वह थोड़ा सा लापरवाह होता है। उसे अपने घर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वह अपने कवि जीवन में संतुष्ट है और वह उसके घर पर प्रतिदिन आए दिन कोई ना कोई उसके मेहमान, उसके मित्र आते रहते हैं और उनको उनकी सेवा करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो है उसकी पत्नी शारदा की। अब शारदा इस बात से दुखी है कि जब कुछ घर में आया ही नहीं, कमाई का साधन हमारे पास ज्यादा नहीं रहा है, तो जो मित्र आते हैं उनके लिए केवल शैलेंद्र क्या करते हैं, बाहर से बैठक से केवल क्या कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं, आदेश दे देते हैं कि इतने व्यक्तियों को खाना बनना है, इतने व्यक्तियों के लिए नाश्ता बनना है, इतने व्यक्तियों की आज की ये व्यवस्था होनी है। तो शारदा उस जीवन में संघर्षरत है कि कैसे कैसे इनका प्रबंध होगा। इस बात के लिए शैलेंद्र बिल्कुल लापरवाह है, लेकिन शारदा थोड़ी सचेत है, लेकिन वह करे क्या। तो इस स्थिति में शारदा जो है थोड़ी कुंठित हो गई है, थोड़ा उसका मन खिन्न रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है कि वह आए दिन इतने सारे व्यक्तियों की व्यवस्था कैसे करे, क्योंकि शैलेंद्र अब वह उसके मन में एक शर्म भी है, उसके मन में लज्जा भी है कि वह सब व्यक्तियों के सामने शैलेंद्र की इस प्रकार से उसका अपमान भी नहीं कर सकती। तो वह अपने पुत्र के से बातचीत करती हुई इस बात को कहती रहती है कि भाई तेरा जो पिता है बिल्कुल निकम्मा है, नाकारा है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, और आए दिन जब कोई आता है तो उसके लिए ऑर्डर कर देता है कि भाई कि हाँ इतने लोगों को खाना बनना है, लेकिन खाना बनेगा कैसे, आटा कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगी, अन्य सामान कैसे आएंगे, इसका तुम्हारे पिता को कोई लेना देना नहीं है। अब ये चर्चा चलती रहती है। इसी बीच में इनके कुंठित वह घर की छोटी छोटी चीजों के लिए इनकी जो पड़ोसन है शशि, इससे ये सहयोग मांगा करती हैं, कभी आटा लिया करती हैं, कभी कुछ अन्य सामान लिया करती हैं। तो एक बार किसी अपने मित्रों के आने पर जो शारदा है अपने पुत्र शरद को शशि के पास भेजती है और वह उससे आटा लेने के लिए भेजती है, लेकिन शशि जो है शायद मना कर देती है। इस बात का शारदा को बड़ा बुरा लगता है। वह कहती है कि भाई कि आटा लेने जाते हैं तो क्या उसको वापस भी तो करते हैं, तो लगता है वो बहुत ज्यादा पैसे वाली बन गई है और अब वह हमसे संबंध रखना नहीं चाहती। शशि जब दोबारा इसको आटा देने आती है तो शारदा जो है वह कहती है कि भाई ऐसा है कि हमें आपका आटा नहीं चाहिए, हमें तेरा आटा नहीं चाहिए, तेरा कोई सामान नहीं चाहिए, मैंने पड़ोसी के नाते तेरे से जो कुछ सहायता ली है और तुमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। शशि कहती है मैंने गलत अर्थ नहीं निकाला, मैं चाहती हूँ कि भाई की जो भाई साहब है, भाई साहब मतलब शैलेंद्र, जो शैलेंद्र लेखक के बारे में कहती है, ये भी कुछ काम करें। तुम इतना चिड़चिड़ा रहती हो, इतना खिन्न रहती हो, तो मैं तुम्हारे लिए कह रही हूं।
लेकिन शारदा जो है इस बात में अपने पति का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करती है। यहां उसकी दूसरी हमें विशेषता में देखने को मिलती है कि वह दूसरों के सामने अपने पति का एक क्षण भर भी अपमान सहन नहीं कर पाती है। वह कहती है कैसे भी हो मेरे पति हैं, और वे कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके पास सैकड़ों रोजाना कितने व्यक्ति उनसे मिलने आते हैं, कितने व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं, यहाँ बैठक हमारी भरी रहती है, तो उनको तुम सामान्य मत कहो, उन्हें निकम्मा नहीं कह सकती। तो यहां शशि को फटकार देती है। अब स्थिति शुरू होती है। शारदा को इस प्रकार कुंठित देखकर, लगातार काम में लगा हुआ देखकर, एक दिन इनके घर इनका मित्र आता है, इनका पारिवारिक मित्र है, श्रीधर है, और वह कहता है कि भाभी कि आज ये स्थिति कब तक चलेगी भाई, आज तुम इतना दुखी रहती हो, इतना खिन्न रहती हो, तो कब तक तुम अपना ऐसा जीवन जियोगी। उसी समय शारदा के लिए आदेश होता है। शैलेंद्र कहता है कि कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, 4-5 व्यक्तियों का भोजन बनेगा। लेकिन शारदा कहती है श्रीधर से कि देखो कि अभी मुझे आदेश दिया है भोजन बनेगा, लेकिन भोजन कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, इसका कोई प्रबंध शैलेंद्र नहीं करते हैं। श्रीधर कहता है कि ऐसा जीवन तुम कब तक जी सकोगी और कितना संघर्ष करोगी, इससे अच्छा तो यह है कि एक ना एक दिन इसका हल निकालो और आज तुम खाना मत बनाओ, पता लग जाएगा कि प्रबंध कैसे होता है। लेकिन जो शारदा है वह कहती है हाँ, उसकी बात में हाँ मिलाकर कहती है कि ठीक है, लेकिन ऐसा करते हैं भाई, अब मित्र आए हैं तो कुछ ना कुछ तो उनके लिए बनाना पड़ेगा। वह कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण होती है और वह कहती है कि भाई ये कुछ पैसे हैं, श्रीधर से कहती है, और इनको लेकर तुम जाओ और कुछ सामान लेकर आओ। श्रीधर कहता है कि ऐसा करो भाभी शारदा से कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। इसको भड़काने का थोड़ा प्रयास करता है, जिससे कि शैलेंद्र को यह पता लगे कि हाँ घर की व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, कमाने का क्या लाभ होता है और क्या नहीं। तो शारदा कहती है कि हाँ, श्रीधर से कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बातों पर विचार करूंगी, लेकिन पहले इन व्यक्तियों के भोजन का मुझे प्रबंध करना है। श्रीधर जाता है और वहां से सामान लाकर शारदा को देता है और वह खाने बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब शारदा जो है अपनी पिछली बातों को याद करती है कि मैंने जब इनका पहली बार जब विवाह के लिए जब मैं तैयार हुई तो मेरे मन में यह आकांक्षा थी कि हम दोनों मिलकर कला की सेवा करेंगे, कुछ कमाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उसके विपरीत मुझे जीवन मिला है। शैलेंद्र जो है अपने कवि जीवन में, अपने लेखक जीवन में इतना घुल मिल गए हैं कि उन्हें परिवार की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। अब इस प्रकार का जीवन कब तक जिया जा सके। साथ ही स्थिति तब बिगड़ती है थोड़ी सी जब उनके पास वह देखती है, उसका पुत्र शरद बताता है शारदा को कि एक आंटी आई है जो किसके पास, पापा के पास बैठी हुई है और वे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। अब शारदा के मन में थोड़ा सा शक उत्पन्न होता है कि ये जो शीला है ये अब मेरे पति के पास आती है और बहुत बार ये आ चुकी होती है, तो उनकी बातचीत वह सुन रही होती है। तो शीला जो है अपने गृहस्थी से दुख है, अपने गृहस्थ जीवन से दुखी है और वह शैलेंद्र से कहती है कि मैंने अपने पति को छोड़ने का निश्चय कर लिया है। लेकिन शैलेंद्र कहता है शीला से कि भाई ये पति को छोड़ने और ना छोड़ने का जो विचार है वो तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा खुद का है, तो इसलिए इसमें विचार करने का अधिकार भी तुम्हें है, इसमें मैं आपसे कुछ भी इसमें कोई आपको सलाह नहीं दे सकता। तो शीला कहती है कि मैंने ये निश्चय कर चुकी, मैं उन्हें छोड़ दूंगी, और मैंने ये सुना है कि शायद आपका भी। और तो शीला कहती है, शैलेंद्र कहता है शीला से कि तो उसको छोड़ने के बाद तुम कहां कहां रहोगी। तो शीला कहती है कि मैं तुम्हारे यहां रहूंगी। तो शैलेंद्र कहता है कि मेरे यहां, तो मेरे यहां रहने से तात्पर्य है कि मेरे घर में, और मेरे घर का जो संचालन है वो मेरी पत्नी के द्वारा होता है, अर्थात मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, सम्मान करता हूं, और मैं अपनी पत्नी के आज्ञा के बिना मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दे सकता। हाँ, कुछ समय के लिए तुम यदि रहना चाहो तो रह सकती हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें शारदा से पूछना पड़ेगा। तो शीला जो है वह शैलेंद्र के घर आने के लिए तैयार होती है, लेकिन शैलेंद्र बिल्कुल स्पष्ट मना कर देता है। जो शारदा के मन में शक था शैलेंद्र और शीला के प्रति, अब वह उनकी बातों को सुनकर उसका जो मन है थोड़ा परिवर्तित होता है, और शैलेंद्र कहता है कि भाई कि मेरे घर का जो मान सम्मान जो सब कुछ है वो शारदा है, मेरी पत्नी है, और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। जब इस बात को शारदा सुनती है तो वह जो घर छोड़ने का निश्चय कर चुकी होती है, वह घर छोड़ने का विचार पति के इस व्यवहार को देखकर, उसके इस मनोभाव को देखकर घर छोड़ने का बिल्कुल विचार त्याग देती है। इसलिए इस एकांकी का नाम रखा गया है और वह जा न सकी, अर्थात अपने संघर्षरत जीवन को, अपने कुंठित जीवन को, लगातार जिस स्वभाव में रहकर, जिस माहौल में रहकर उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था, थोड़ा वह लगातार जीवन के संघर्षों का सामना कर रही थी कि खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी लगातार उसे कार्य करना पड़ता था, अपने बच्चे, अपने पति और आने जाने वालों को देखभाल करनी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद भी
वह उसके मन में जो विचारधारा चल रही थी कि मैं इन सब चीज को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन अपने पति की इस मन की भाव को सुनकर, अपने पति के प्रेम को जानकर वह यह निश्चय करती है कि वह अब नहीं जाएगी, और इसलिए वह नहीं जा सकी। शैलेंद्र जो है कवि के क्षेत्र में थोड़ा रोका व्यवहार है, लेकिन उसके मन में शारदा अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान है, स्नेह है, और वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यहां इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने स्पष्ट किया है कि एक स्त्री की अवस्था को प्रकट करते हुए समाज की कुछ परिस्थितियों पर की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। और परिस्थितियां क्या हैं, क्या इसकी कहानी एकांकी की हमारे सामने समस्याएं या संवेदना आती है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। कहानी एकांकी का नाम है और वह जा न सकी, लेखक है विष्णु प्रभाकर, ये इसके पात्र हैं। अब हम एकांकी की मूल संवेदना की ओर, या इसमें जो समस्याओं का चित्रण हुआ है उसकी ओर हम दृष्टि डालते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। इस एकांकी में पारिवारिक संबंधों का चित्रण किया गया है, साथ ही दाम्पत्य जीवन की समस्याओं की ओर यहां प्रकाश डाला गया है। दाम्पत्य जीवन की समस्या, क्या समस्या आती है दाम्पत्य जीवन में, कि जो शारदा है रात दिन इसमें कुंठित होकर अपना जीवन व्यतीत करती है कि कुछ खाने के लिए नहीं है, या कुछ बनाने के लिए नहीं है, शैलेंद्र कुछ कार्य नहीं करता है। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो दाम्पत्य जीवन में हमें दिखाई देती हैं। मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष यहां दिखाया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष है। साथ ही हम देखते हैं कला पे यथार्थ जीवन का चित्रण। कला में यथार्थ जीवन का चित्रण है। नारी मन की विविध अवस्थाओं का चित्रण है। इस कहानी की हमारे सामने ये मूल भावनाएं हमारे सामने आती हैं कि पारिवारिक संबंधों का चित्रण है, दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को इसमें बताया गया है, मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष इसमें बताया गया है, कला व यथार्थ जीवन का चित्रण है कि कला से पेट नहीं भरता है, उसके लिए कुछ कार्य भी हमें जीवन जीने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने के लिए, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ कार्य भी करना पड़ता है। और नारी मन की विविध अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। वह शारदा जो कुंठित है, चिड़चिड़ी है, अलग स्वभाव की है, थोड़ी क्रोधी है, लेकिन वह अपने पति का अपमान भी सहन नहीं कर पाती है। पति का सम्मान उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। साथ ही वह एक ओर जब घर से बाहर जाने का, घर से चले जाने का निश्चय करती है, तो दूसरी ओर उसके मन में एक शक भी है कि ये स्त्री और मेरे पति के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन जब वह उसकी बात सुनती है अपने पति की, तो उसकी वह अवस्था भी बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है। तो यह नारी मन की विविध अवस्थाओं का यहाँ चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह हमारी एकांकी है और वह जा न सकी विष्णु प्रभाकर की। तो यह हमारी आज की एकांकी है। अब अगली क्लास में हम अपने अगली एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।